नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं की चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपके जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, आरओ वीआरओ की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखिएगा, साथ ही साथ कोई सजेशन, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, चिकित्सा और उससे संबंधित योजनाएँ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? चिकित्सा की स्थिति क्या है? और इनसे संबंधित कौन-कौन सी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा योजनाएँ चलाई जा रही हैं। भले ही वो केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगर वो योजनाएँ चलाई जा रही हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे उत्तर प्रदेश को प्रभावित करती होंगी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले आप लोग थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में जान लीजिए। स्वास्थ्य में जो हमारे एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैसे-कैसे पूछे जाते हैं। योजनाओं में इन मुद्दों को डिस्कस करने के बाद चलूँगा। एक आपने शब्द सुना होगा, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य, ठीक? इसका टारगेट 2030 फिक्स किया गया है। सतत विकास लक्ष्य में ये जो स्वास्थ्य है, क्या बता सकते हो ये किस संख्या में है? सतत विकास लक्ष्य में किस गोल संख्या में है? कौन-सा गोल है ये? ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिए, गोल संख्या है तीसरा। और इसी तीसरे गोल संख्या में लिखा है, सभी के लिए सभी के लिए स्वस्थ जीवन जीवन सुनिश्चित करना, ठीक है? सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना, ये जो स्वास्थ्य के बारे में है, सतत विकास लक्ष्य में आपसे पूछा जा सकता है, ये कौन-सा गोल है? तो आप बताओगे तीसरा है। सभी के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और हर उम्र में सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना, ये पूरा गोल संख्या तीसरे का ये टाइटल है, ठीक है? अगर हम संविधान की बात करें अपने, कि भारत के संविधान में स्वास्थ्य कहाँ पर ठहरता है? तो आप ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में जो लोक स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य, ये दरअसल राज्य सूची का विषय है, ठीक है? ये राज्य सूची का विषय है। तो आपसे अगर पूछा जाए, लोक स्वास्थ्य ये किसका विषय है? राज्य सूची का। और यही लोक स्वास्थ्य, ये पंचायती राज का भी विषय है। दरअसल पंचायत का एक आपने अनुसूची सुनी होगी, 11वीं अनुसूची, पढ़ा भी होगा आपने, है ना? तो 11वीं अनुसूची में है क्या? 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं पंचायत के विषय। पंचायत के विषय, कमेंट बॉक्स में बताइए पंचायत के टोटल विषय कितने हैं? इन पंचायत के विषयों में एक विषय है स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएँ। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएँ, और ऐसी संस्थाएँ, इनमें अस्पताल भी आते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी आते हैं, आपके दवाखाने भी शामिल होते हैं। तो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएँ, ये पंचायती राज के विषयों में शामिल है, ठीक है? जो कि 11वीं अनुसूची में है। तो स्वास्थ्य से संबंधित आप ये 3 बातें याद रखो। सतत विकास लक्ष्य में गोल संख्या कौन-सा है? तो तीसरा है। और लोक स्वास्थ्य ये किस सूची का विषय है? तो आप बताओगे राज्य सूची का विषय है। और पंचायतों में क्या स्वास्थ्य है? पंचायतों के विषय में आप कहोगे हाँ, है। स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएँ, जैसे अस्पताल हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, ठीक है? जैसे दवाखाने हो गए, तो ये पंचायतों का विषय भी है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की तरफ। अब यहाँ से देखो, एक साल है, वर्ष है 1921, ठीक? 1921, वर्ष 1921। इस वर्ष को क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से संबंधित हो और वीपीओ की तैयारी कर रहे हो। तो कहीं न कहीं 1921 का जो साल है, और आपके जो वीपीओ में योजनाएँ दी हैं, उसमें एक टॉपिक दिया गया है स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ, ठीक है? तो स्वास्थ्य संबंधी योजनाएँ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी फिर आपको पता होना चाहिए। एक तो ये उत्तर प्रदेश के जीके में भी आ गया और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में भी आ गया। तो वर्ष 1921 में हुआ क्या? उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना की गई। तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की स्थापना ये कब की गई है? 1921, 1921 में। और जो प्रारंभ में इसके कार्यक्षेत्र थे, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के,
तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में इसे दरअसल प्रारंभ में इसे एक नाम दिया जाता था। वो नाम है प्रांतीय अधीनस्थ अधीनस्थ होता है या नस्थ होता है? था सही वो। प्रारंभ में इसे प्रांतीय अधीनस्थ चिकित्सा एवं प्रांतीय चिकित्सा सेवा कहा जाता था। चिकित्सा सेवा कहा जाता था। ठीक है? हालाँकि ये पुराना नाम है, ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे केवल यही याद रखो आप, ये इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। एक बात आप यहाँ से याद रखो, ये जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है, ये दरअसल उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय चिकित्सा सेवाएँ दे रहा है। तो ये जो विभाग है, उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय 3 स्तरीय चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही हैं, सेवाएँ दी जा रही हैं। यानी इस विभाग के द्वारा 3 स्तरीय उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही हैं। कौन-कौन से हैं? पहले स्तर पर क्या है? पहले स्तर पर शहरी क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही हैं, ठीक है? और दूसरे और तीसरे स्तर पर और तीसरे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाएँ दी जा रही हैं। तो ये 3 स्तर हैं। इन 3 स्तरों को मापदंड मानते हुए उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग या हम कहें उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा स्वास्थ्य सेवाएँ दी जा रही हैं। ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो यहाँ से। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना का नाम है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। तो ये परियोजना आपको ध्यान रखनी है। और इस परियोजना में ध्यान क्या-क्या रखना है? सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश के याद रखो ये उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ये योजना शुरू है। सभी जनपदों में यानी जितने जनपद हैं अपने यहाँ 75 जनपद हैं, तो उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इसे शुरू किया गया है। शुरू किया गया, ठीक है? और इसके तहत अच्छा पहली बात तो ये आप जानो कि ये जो शुरू किया गया है, इसमें है क्या-क्या? क्यों शुरू किया? पहले तो आप ये जानिए इसे शुरू क्यों किया गया? क्या कारण है? ठीक है? इसे दरअसल शुरू इसलिए किया गया है ताकि जो विभिन्न विभागों की जो सेवाएँ हैं, विभिन्न विभागों की सेवाओं को एकत्र करके एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना, ये इसका टारगेट है। जैसे जनसेवा केंद्रों का जो मुख्य उद्देश्य होता है नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएँ प्रदान करना। ठीक कुछ इसी प्रकार से ये काम करती है। विभिन्न विभागों की जो सेवाएँ होती हैं, उनको एकत्र करके एक ही स्थान से नागरिकों को उपलब्ध कराना इसका काम होता है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में आप एक बात ये याद रखोगे, इस योजना के तहत 9 सेवाओं को 9 सेवाओं को जन सामान्य तक पहुँचाया जाता है। जन सामान्य मतलब आम लोग, ठीक है? जैसे हम और आप हो गए, तो जन सामान्य तक पहुँचाया जाता है। तो आप ये केवल फिगर याद रखोगे, कितनी सेवाओं को डिलीवर किया जा रहा है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के तहत, तो आप बताओगे 9 सेवाओं को, ठीक है? और उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में ये परियोजना शुरू है। तो ये जो 9 सेवाएँ हैं, आप जब उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की साइट में जाओगे, तो आपको वहाँ 9 सेवाएँ आपको देखने को मिल जाएँगी। आप अगर चाहो तो वहाँ देख सकते हो, हालाँकि ये जो 9 सेवाएँ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे क्लिनिकल या मेडिकल अधिष्ठानों का पंजीकरण एक सेवा प्रदान की जाती है, ठीक है? सफल टीकाकरण प्रमाण पत्र का निर्गमन हो, ये भी सेवा प्रदान की जाती है। जैसे आयु प्रमाण पत्र का निर्गमन हो या फिर अस्पताल में अगर मृत्यु हो गई है, तो फिर उस मृत्यु का प्रमाण पत्र का निर्गमन हो। तो इस प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। तो ये टोटल 9 सेवाएँ हैं, आप इसकी संख्या याद रखो केवल, ठीक है? हाँ, तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में ये सारी बातें, गोल संख्या 3 में स्वास्थ्य है, इसको याद रखिए सतत विकास लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है और पंचायतों में स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएँ जैसे अस्पताल हो गया, अन्य संस्थाएँ हो गई, जैसे दवाखाना हो गया। तो इस प्रकार की जो ये संस्थाएँ हैं, ये पंचायतों के भी विषय में आपको देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे ये पूछ ले, तो आप बताओगे 1921 में, ठीक?
फिर मैंने आपको क्या बताया? उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय ये जो विभाग है वो 3 स्तरीय चिकित्सा सेवाएँ दे रहा है। पहले स्तर पर वो शहरों को कवर करता है, दूसरे और तीसरे स्तर पर वो ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना में आपने देखा कि ये जो ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना है, ये कितनी सेवाओं को उपलब्ध कराती है जनता के लिए? तो आप बताओगे 9। और ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना ये कितने जिलों में शुरू की गई है? 75 के 75 जनपदों में ये शुरू है। यहाँ तक क्लियर है बात? अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी योजनाओं का सेगमेंट पूरा। इसमें जो पहली हमारी योजना है, उसको हम लोग पढ़ेंगे आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, ठीक? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आरोग्य योजना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में। सबसे पहले ये आयुष्मान भारत लिखा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बाद में समझेंगे। इस आयुष्मान भारत का क्या आशय है? ये जो आयुष्मान भारत है, ये क्या है? इसको समझो पहले। दरअसल ये जो आयुष्मान भारत है, इसे अपने भारत में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी 2017 में। तो 2017 में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई थी, उसने सिफारिश किया था कि इसे लॉन्च किया जाना चाहिए। यानी अ, हम कह सकते हैं कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसे संचालित किया जा रहा है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो आयुष्मान भारत के 2 घटक हैं। अभी हम लोग दोनों घटकों के बारे में पढ़ेंगे, एक-एक करके। ठीक है? तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट सेशन शुरू होता है। आयुष्मान भारत को देखो ज़रा। आयुष्मान भारत में आप इतना याद रखो कि इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश 2017 की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया या लॉन्च किया गया, ठीक है? हाँ, तो 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई, उसकी सिफारिश के आधार पर इसमें आयुष्मान भारत को शुरू किया गया और किसके द्वारा ये शुरू किया गया? ये शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब ज़रा एक बात समझो, आयुष्मान ये जो भारत है, ये जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत में 2 घटकों को शामिल किया गया है। घटकों को शामिल किया गया है। ये कौन-कौन से घटक हैं? सबसे पहला है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र और दूसरा घटक इसका कौन है? अभी हम लोग इन्हीं दोनों को पढ़ेंगे, यहीं से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स आने हैं। तो दूसरा घटक है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक? इसको हम लोग फ़ोकस करेंगे ज़्यादा। अब ज़रा एक-एक करके समझ लेते हैं। पहले ये छोटा-सा सेगमेंट है, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इसको देख लेते हैं पहले। तो पहला जो घटक है, वो है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, ठीक? स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र इसमें आप एक बात याद रखो, फरवरी 2018 में हुआ क्या? केंद्र सरकार ने एक घोषणा की। केंद्र सरकार ने घोषणा की कि हम 1,50,000 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करेंगे। तो आपसे ये केवल और केवल फिगर पूछा जा सकता है। इसके बाद पहला जो स्वास्थ्य केंद्र था, वो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्थापित किया गया। तो यहाँ यही 2 फैक्ट बनते हैं, बाकी आपको मतलब नहीं है, ठीक है? तो ये दोनों फैक्ट आप लिख लो और इनको आप रिवाइज़ करो। फरवरी 2018 में केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने 1,50,000 1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाने की सिफारिश की या बनाने की घोषणा की। बात समझ पा रहे हो आप? तो फरवरी 2018 में केंद्र सरकार ने 1,50,000 स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की और इसी के साथ-साथ केंद्र सरकार ने पहला स्वास्थ्य केंद्र भी बनाया 2018 में। 2018 में पहला स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ये कहाँ बना? छत्तीसगढ़ में। ये बना छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? बीजापुर में, ठीक है? ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बना और इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने। तो हालाँकि ये सब बातें तो आपसे नहीं पूछी जाएँगी। आप केवल और केवल इतना याद रखो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ये 2018 में घोषणा की गई थी। कितनी संख्या में बनाने के लिए? 1,50,000 कब घोषणा की गई थी? 2018 में और पहला स्वास्थ्य केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, ठीक है? हाँ।
अब जरा हम दूसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कौन-सी योजना थी? ये थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा बहुत डिटेल में आपको जानना है। बहुत अंदर तक भी नहीं जाएँगे, लेकिन हाँ, वहाँ तक स्पर्श करेंगे जहाँ तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन्स पूछे जा सकें। इसे आप पीएमजे आरोग्य होता है ए और ये वाई, इसे आप पीएमजे भी कह सकते हैं, जय, ठीक है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सबसे पहले आप ये बताइए कि इसकी जो शुरुआत हुई थी, वो कब हुई थी? तो आप बताओगे 23 सितंबर 2018, ठीक? क्या स्थान था? आप बताओगे रांची, झारखंड। रांची, झारखंड से इसकी शुरुआत की गई। किसने किया? प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। यानी स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से शुरुआती जो पहलू आपको याद रखने हैं, शुरुआत कब हुई? कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? और इसका उद्घाटन किसने किया? अब आइए हम लोग समझते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएँ क्या-क्या हैं? प्रधानमंत्री शॉर्ट में लिख लेता हूँ, आपका स्पेस भी बचेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएँ, ठीक? यहाँ से आपके कथन बना के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो कुछ विशेषताएँ ज़्यादा हैं, तो पहले नए पेज से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएँ। देखो, सबसे पहली बात, याद रखिएगा ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी बीमा कहो या फिर आश्वासन योजना है, ठीक है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो कि पूरी तरह से पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ध्यान दीजिएगा, मैंने केंद्र सरकार नहीं लिखा है, शब्दों पर गौर करिए। मैंने कहा है सरकार द्वारा वित्त पोषित, सरकार के द्वारा राज्य सरकार भी इसमें इन्वेस्ट करेंगी और केंद्र सरकार भी इसमें इन्वेस्ट करेंगी। फंडिंग होगा, फंडिंग का अपना पैटर्न होता है कि 40-50 देंगे या 90-10 का रेशियो रहेगा या फिर 100% केंद्र सरकार देगी। लेकिन यहाँ मैंने केंद्र सरकार नहीं लिखा है कि पूरा का पूरा जो पैसा होगा, वो केंद्र सरकार देगी, ना, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये शब्दों पर आपको गौर करना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना है, जो पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? दूसरी इसकी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये है कि यह रुपयों का कवर प्रदान करती है। कवर प्रदान करती है, यानी कि ये रुपया प्रदान करती है, ठीक है? क्या अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि ये रुपयों का कवर प्रदान करती है, तो कितने रुपयों का कवर प्रदान करती होगी? तो ध्यान रखिएगा, भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में यदि कोई भर्ती होता है, अस्पतालों में भर्ती के लिए, अब ये शब्द ध्यान देना, प्रति परिवार, इस शब्द पर गौर करो। प्रति व्यक्ति मैंने नहीं लिखा है, प्रति परिवार, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है। फिर से समझो, इसकी दूसरी विशेषता क्या है? यह रुपयों का कवर प्रदान करती है, यानी धन का कवर प्रदान करती है। किसे? प्रति परिवार, प्रति वर्ष कितना रुपया? 5 लाख। बात समझ पा रहे हो? भारत में जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के या निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध अस्पताल होंगे, अगर उनमें भर्ती होना है, तो फिर ये योजना आपको रुपयों का कवर प्रदान करेगी, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का। ठीक? इसकी तीसरी विशेषता क्या है? आओ ज़रा इसको भी समझ लेते हैं। इसकी तीसरी विशेषता है जो अपने एग्ज़ाम में आ सकती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी विशेषताएँ तो इसकी बहुत हैं। इसकी जो तीसरी विशेषता है, 12 करोड़ से अधिक गरीब और 12 करोड़ से अधिक गरीब और जो कमज़ोर परिवार हैं, कमज़ोर परिवार, यानी कि 12 करोड़ से अधिक जो गरीब और कमज़ोर परिवार हैं, वो इसके लाभ के पात्र होंगे, लाभ के पात्र होंगे। अब एक बात समझो, 12 करोड़ परिवारों की बात हुई है, ठीक है?
व्यक्तियों की बात नहीं हुई है। तो लगभग अगर औसतन व्यक्ति देखे जाएँगे, तो इसमें जो योजनाओं इस योजना में बताया गया है, वो है 55 करोड़ लाभार्थी। 55 करोड़ से अधिक लाभार्थी, ठीक है? तो 12 करोड़ परिवार आप कह दो, कितने लाभार्थी होंगे? या फिर 12 करोड़ से अधिक लाभार्थी होंगे या फिर 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब ज़रा एक बात समझो, ये जो लाभार्थी होंगे, इनकी गणना कैसे होगी? दूसरा क्वेश्चन, ये जो लाभार्थी हैं, इनको कैसे पहचाना जाएगा कि अमुक व्यक्ति को या इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभ दिया जाना चाहिए? इसका एक सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा ये है कि जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के डेटा के द्वारा डेटा के द्वारा पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? तो ये जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई थी 2011 के तहत, इसमें पात्र लाभार्थियों का इसके तहत चयन किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब आप इस योजना को ज़रा फिर से देखो एक बार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अगर आपसे पूछा जाए कब शुरुआत हुई थी, तो आप बताओगे 2018 में। कहाँ से? रांची, झारखंड से। और इसकी जो विशेषताएँ हैं, इनको खास तौर पर याद रखें। ठीक? प्रधानमंत्री ये जो जन आरोग्य योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और पूरी तरह से सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। यानी जो लाभार्थी होगा उसको जो पैसा है उसको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये इसमें कवर दिया जाता है पैसों का प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपया। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद, ठीक है? हाँ, और यहाँ से इसको भी आप याद रख सकते हो। तीसरी जो मैंने आपको बताई है उसमें 12 करोड़ परिवारों को इसमें 12 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों को इसमें लाभान्वित किया जाएगा, अर्थात 55 करोड़ जो लाभार्थी होंगे, इसके अंतर्गत आएँगे। और लाभार्थियों का चयन कैसे होगा? चयन का ये आधार है, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के डेटा के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, ठीक है? अब ज़रा इसमें फंडिंग पैटर्न देखो। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इसका फंडिंग पैटर्न क्या है? या हम कहें फाइनेंसिंग साझाकरण पैटर्न, ये क्या है? गौर करना। फाइनेंसिंग साझाकरण पैटर्न, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप यहाँ पर फोकस ज़्यादा करो, ठीक है? देखो, कोई भी राज्य हो, स्टेट हो, कोई भी का मतलब जैसे मैं अगर भारत का मैप लूँ, जैसे ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है? ये वाला क्षेत्र और इधर जम्मू कश्मीर ऊपर वाला क्षेत्र है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हो गया हिमाचल प्रदेश, ये वाला क्षेत्र हो गया उत्तराखंड, ठीक? और ये वाला क्षेत्र हो गया नॉर्थ ईस्ट, क्लियर है? और ये जो बीच के बाकी सारे राज्य बचे हैं, ये वाले राज्य, ये साधारण राज्य हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये सारे के सारे जो राज्य हैं, ये पर्वतीय राज्यों में आ जाते हैं, ठीक है? चूँकि हिमालय है। नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र, ये सेंसिटिव इलाका है, ठीक? अच्छा, अब जब फाइनेंसिंग हो रही है, तो इन राज्यों की बात हो रही है, जो साधारण राज्य हैं। यानी ऐसे राज्य जो साधारण हैं, जहाँ पर ना तो वो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में आते हैं और ना ही वहाँ पर पर्वत या पहाड़ हैं। तो राज्य और ऐसी यूटी, यूटी से मेरा आशय है केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 आएँगी, जहाँ पर विधानसभा है, ऐसी यूटी। और ऐसी यूटी कितनी है? एक तो है दिल्ली और एक है पुदुचेरी, ठीक? इन यूटी में और इस राज्य में फंडिंग पैटर्न क्या होगा? 60:40 का। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। राज्य जो साधारण है, किसे-किसे छोड़ के? जम्मू कश्मीर को छोड़ के, हिमाचल प्रदेश को छोड़ के, उत्तराखंड को छोड़ के, ठीक? जितने भी राज्य बचे हैं आपके, और सॉरी नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के, बाकी जितने भी राज्य बचे हैं, उन सब में राज्यों में जो फंडिंग पैटर्न होगा वो 60-40 का होगा। अब यूटी में क्या होगा? यूटी केवल 2 ली जाएँगी, दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ पर भी फंडिंग पैटर्न 60-40 का होगा। यानी ₹100 में ₹60 केंद्र सरकार देगी और ₹40 इनको देना होगा। अब दूसरी कंडीशन में आओ। दूसरी कंडीशन में अब छूटा कौन-कौन था उसको उठा लो। ये छूटे थे पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, ये हो गया पूर्वोत्तर राज्य। इसके बाद छूटा था आपका जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद आपका छूटा है हिमाचल प्रदेश, ठीक?
फिर आपका उत्तराखंड। यहाँ पर फंडिंग पैटर्न क्या होगा? यहाँ पर फंडिंग पैटर्न होगा 90:10 का। यानी ₹90 केंद्र सरकार देगी और ₹10 इनको देना होगा। ठीक? तीसरी स्थिति में आओ। तीसरी स्थिति में क्या है? तीसरी स्थिति में सभी यूटीज़ जहाँ पर विधानसभा नहीं है। तो कौन-कौन बचा? यही चंडीगढ़ बचा, है ना? दादर नगर अंडमान निकोबार वगैरह, लक्षद्वीप हो गया। तो ये सारे क्षेत्र बचे। तो ऐसी यूटीज़ जहाँ पर विधानसभा नहीं है, वहाँ पर फंडिंग पैटर्न होगा 100%। ठीक? अगर आपसे एक-एक करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उत्तर प्रदेश में फंडिंग पैटर्न क्या है? तो आप 60-40 ही बताओगे। बात समझ पा रहे हो हमारी? ठीक है? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के लिए। देखो, ध्यान से और कोशिश करो इसको आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। एक शब्द आपने सुना होगा एसएचए। ये एसएचए क्या होता है? ये होता है राज्य स्वास्थ्य एजेंसी। ठीक? एसएचए यानी कि राज्य स्वास्थ्य एजेंसी। ये क्यों चर्चा में रहती है जब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात आती है? तो ध्यान रखिएगा यही राज्य स्वास्थ्य एजेंसी है यानी एसएचए है जो राज्य स्वास्थ्य एजेंसी राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय है। शीर्ष निकाय। तो ये बात आप याद रखो। अगर आपसे पूछा जाए किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए शीर्ष निकाय कौन-सा है? तो राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, ठीक है? इसमें कुछ करंट एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, तो इनको भी आप याद रखो। आपको याद ये रखना है कि जनवरी 2024 तक का डेटा मैं बता रहा हूँ। जनवरी 2024 तक का डेटा, ठीक है? पीआईबी की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 तक लगभग 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 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जनवरी 2024 तक। अब इससे आगे और बढ़ गए होंगे, डेटा अभी आया नहीं है, तो जैसे ही आता है मैं आपको अपडेट करवाऊँगा। लगभग 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और इनकी जो दर है, वो 2022-23 के आसपास से 1 मिनट में इतनी तेज़ी से बन रहे हैं कि इनकी दर है 1 मिनट में लगभग 181 आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। ठीक? बनाए जा रहे हैं। अब इसमें देखो आयुष्मान एक ऐप लॉन्च हुआ है। अच्छा एक चीज़ इसी में और आप याद रख सकते हो, नोट बना के है, अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित डेटा है ये, आप इसको याद रखो। आयुष्मान जो कार्ड है, ध्यान दो, आयुष्मान कार्ड बनाने वाले आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्यों में शीर्ष पर कौन-सा राज्य है? शीर्ष पर, शीर्ष पर है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ये शीर्ष पर बैठा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आयुष्मान कार्ड बनाने वाले राज्यों में सबसे बेहतर राज्य कौन-सा है? यानी सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड किसने बनवाए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने बनवाए हैं। 4.83 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है? ये जनवरी 2024 तक की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद जो दूसरा स्थान आता है, वो आता है मध्य प्रदेश का। ठीक? मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। क्लियर है बात? और जो आयुष्मान कार्ड बनवाए जाते हैं, लगभग ₹30 प्रति कार्ड इसका भुगतान करना होता है। तो आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लगभग ₹30 प्रति कार्ड भुगतान आम तौर पर किया जाता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि आयुष्मान जो भारत योजना है, इसमें एक ऐप लॉन्च किया गया है, आयुष्मान ऐप। ये कब लॉन्च किया गया है? आपसे इसकी तारीख पूछ सकता है। ये तारीख भी याद रखो, 13 सितंबर 2023 को। ठीक है? हाँ, अब आ जाओ उत्तर प्रदेश के बजट में। बजट 2024-25 ये सारे करंट हैं। इसमें इस योजना को मैंने जो भी कुछ समझाया है उसमें 2-4 फैक्ट्स पुराने हैं। इसके अलावा आपको पूरा का पूरा जो फंडिंग पैटर्न है या फिर आपको जो मैं करंट डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावना बनती है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। तो बजट 2024-25 ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में कितना रुपया आवंटित किया है? प्रधानमंत्री आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए कितना रुपया आवंटित किया है? तो आप बताओगे 952 करोड़ रुपए। ये बातें याद रखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत कितना रुपया आवंटित किया है? 952। ठीक है। हाँ, तो ये योजना है आपकी आयुष्मान भारत मिशन। क्लियर है बात? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये सारी बातें आप याद रखोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप कौन कौन सी याद रखोगे बातें? आइए उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्वास्थ्य कल्याण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आपको याद ये रखना है कि शुरुआती 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, रांची झारखंड से हुई थी। इसके अलावा ये सारी बातें जो विशेषताएं हैं, जैसे कितना कवर दिया जाता है, ठीक है, और कितने रुपया का कवर दिया जाता है, कितने इसमें लाभार्थी हो रहे हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आप इसको भूलिएगा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी फाइनेंशिंग स्थिति क्या है, कितना कितना कौन कौन से राज्यों को देना होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो करंट का एस्पेक्ट है, हाँ, उसे आप याद रखो। नेक्स्ट देखो, अगली जो योजना है वो है उत्तर प्रदेश से संबंधित मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। आरोग्य योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में अभी आपने पढ़ा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसके बाद अब आप पढ़ोगे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। तो एक बात समझो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए ऋण कवर दिया जाता था, ठीक। इस योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति छूट गया है, तो इस व्यक्ति को लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो ये जो लाभार्थी है, इस लाभार्थी को हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा लाभार्थी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने से छूट गया, तो वो किसकी किसके अंडर में लाभ लेगा? वो लाभ लेगा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर में। और इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। किस उद्देश्य से? अगर कोई व्यक्ति इस योजना से लाभ लेने से वंचित रह जाए, तो फिर उसे इस योजना के तहत लाभ के दायरे में रखा जा सके। बात समझ पा रहे हो? तो हाँ, 2 बातें लिख लो अब इसमें। ऐसे परिवार, या हम कहें ऐसे कई परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। ऐसे कई परिवार जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी नहीं बन पाए, ठीक है? तो ऐसे परिवारों को ऐसे परिवारों को राज्य सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जन आरोग्य योजना के तहत लाभान्वित करेगी। ठीक? बात समझ पा रहे हो? ध्यान दो, ऐसे कई परिवार हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लाभान्वित नहीं हो पाए। तो फिर इन परिवारों को कौन लाभान्वित करेगा? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, उत्तर प्रदेश सरकार। और इसमें ठीक वही फैसिलिटी दी जा रही है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में दी जा रही थी। अब देखो, हुआ क्या, ये जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये कब शुरू हुई? यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको रटे होने चाहिए एज इट इज। तो ध्यान दो, इसे 1 मार्च 2019 से शुरू किया गया। ठीक? क्लियर है? ध्यान दो, वर्तमान में लगभग 8.43 लाख परिवार, ये डेटा हो सकता है आपको आगे पीछे भी मिले, तो इस डेटा में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, और आपके एग्ज़ाम के टाइम इसके जो करंट डेटा होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, तो उनमें ध्यान देना है, ठीक है? तो वर्तमान में लगभग 8.43 लाख परिवार इस योजना में शामिल हैं, इसमें शामिल हैं। ठीक? क्लियर है बात?
अच्छा, तीसरी बात क्या है? लाभार्थी को लाभार्थी को वही लाभ मिलेंगे लाभार्थी को वही लाभ मिलेंगे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलते हैं। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 लाख उसमें दिए जा रहे थे प्रति परिवार को, 5 लाख इसमें भी दिए जाएँगे, ठीक है? अब तीसरी बात, ये जो योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, तो फिर इसमें जो फंडिंग है, ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की है। तो ध्यान रखिएगा, यह योजना 100% राज्य द्वारा वित्त पोषित है, वित्त पोषित है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसमें करंट का थोड़ा-सा एक हम कहें करंट का थोड़ा-सा एक पॉइंट लिख लो, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या हम कहें जन आरोग्य अभियान भी आपके लिखा आ सकता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? जन आरोग्य अभियान, इसके तहत जो बजट है, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है फरवरी में 2024-25 इसके तहत कितना रुपया आवंटित किया गया है इस योजना में? तो आप बताओगे 300 करोड़ रुपए, ठीक है? 300 करोड़ रुपए। तो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या अभियान के तहत बजट 2024-25 में 300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है? क्लियर है बात? तो ये आपकी योजना है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें सारे के सारे फीचर्स वही हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में थे, ठीक? अब एक योजना को हम लोग पढ़ेंगे, उस योजना का नाम है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक? ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसमें दरअसल आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको जो करंट इवेंट है, बजट में कितना रुपया आवंटित किया गया है और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के घटक कौन-कौन से हैं, ठीक है? बहुत अंदर तक जाने की आवश्यकता नहीं है कि ये कितने राज्यों में लागू किया गया या फिर कौन-कौन से राज्यों में चलाया जा रहा है, उससे मतलब नहीं। हाँ, यूपी के एस्पेक्ट में जितनी बातें हैं, वो आपको केवल याद रखनी है, ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, इसके 2 घटक हैं। कौन-कौन से? एक घटक आप याद रखोगे, या हम कहें 2 उप मिशन है। 2 उप मिशन है। कौन-कौन से? सबसे पहले आप याद रखोगे एनआर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हाँ, एनआरएचएम, ठीक? और एक है एनयू नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, एचएम। ये क्या है? ये है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि हम कह सकते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। और ये क्या है? इसे हम कह सकते हैं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य मिशन, ठीक? जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है और जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, ये शुरुआत कब हुई इनकी? आपसे ये पूछ सकता है। इसकी जो शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, तो आप बताओगे 12 अप्रैल 2005। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताओगे 1 मई 2013। ओह सॉरी 2013 लिख लिया मैंने तो। इस वर्ष तक तो हम लोग बचेंगे ही नहीं, 2013, ठीक है? हाँ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 1 मई 2013। अब जरा इसमें आओ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में, या पहले इसको देख लो। इसमें 2-3 बातें हैं, या 2-3 नहीं, एक ही बात आप याद रखो। दरअसल ये जो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है, यह राज्य की राजधानियों, शहर में लागू होगी ना, तो राज्य की राजधानी हो गई और जिला मुख्यालय हो गए, ठीक है? या 50,000 से अधिक आबादी या कस्बे वाले क्षेत्र हो गए, ऐसी जगहों पर ये योजना लागू होगी। तो यही बात आप ध्यान रखो केवल। यह योजना राज्य की राजधानियों, जिलों के मुख्यालयों और 50,000 50,000 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों या कस्बों में लागू होगी। शहरों या कस्बों में इसे लागू किया जाएगा,
ठीक है? बात समझ पा रहे हो? अब इसमें ज़रा देखो, यहाँ से 2-3 फैक्ट हैं, चूँकि ग्रामीण संबंधी है, तो ग्रामीण संबंधी जो भी योजना होगी, उससे ज़्यादा थोड़ा फ़ोकस करना है, ठीक है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुई? कब बताया था मैंने? 12 अप्रैल 2005 को, ठीक? इसमें आप एक बात याद रखो, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, ये शुरू जब हुई थी 2005 में, तो ये 18 जिलों ये सॉरी 18 ये 18 राज्यों में शुरू की गई थी, राज्यों में शुरू की गई थी। और ये जो 18 राज्य हैं, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या अपना उत्तर प्रदेश था? हाँ, ध्यान रखिएगा। इन 18 राज्यों में अपना उत्तर प्रदेश भी था। तो इसमें 18 राज्यों का चयन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल था। ठीक? अब ज़रा इसमें बजट की बात कर लो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में एक बात ध्यान रखो, बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में इसमें कितना रुपया इन्वेस्ट किया है? कितना रुपया आवंटित किया है? तो आप बताओगे 7350 करोड़ रुपए। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? ठीक है। जो अगली हम योजना के बारे में चर्चा करेंगे, वो है चिकित्सा सुविधा योजना। चिकित्सा सुविधा योजना। ठीक है। आइए इसको समझते हैं। ये होता क्या है? कौन-सी सरकार ने इसको शुरू किया? और इसमें शर्तें क्या-क्या हैं? और जो लाभ पाने वाला व्यक्ति है, उसे कितनी रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? और यही 3-4 बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि कोई भी योजना शुरू क्यों की जाती है? तो ये योजना शुरू क्यों की गई? तो एक बात समझो, सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, ठीक है? ये एक श्रमिक है। रोज़ ये दिहाड़ी मज़दूरी काम करता है, कुछ पैसा कमाता है। लेकिन कभी-कभी आपको पता है ऐसी भी स्थिति आती है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो श्रमिक है, ये कभी बीमार पड़ भी जाए या बीमार भी हो सकता है। तो जब ये बीमार हो जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा? मुझे बताओ। इसका परिणाम ये होगा कि ये व्यक्ति काम पर नहीं जा पाएगा, ठीक है? ये व्यक्ति चूँकि काम पर नहीं जा पाएगा, तो फिर परिणाम क्या होगा? तो फिर परिणाम और भयावह होगा। इसका परिणाम ये होगा कि इसे मज़दूरी नहीं मिलेगी। बोलो भई, सरकारी कर्मचारी तो है नहीं ये, सरकारी कर्मचारी तो है नहीं कि इसको बीमार पड़ गया तो इसको कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती होंगी या फिर कोई आवश्यक कार्य आ गया तो फिर उसको सीएल मिलती होंगी यानी कैज़ुअल लीव, है ना? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसकी मज़दूरी बंद हो जाएगी अगर ये बीमार पड़ गया। तो ऐसे में सरकार आपके साथ खड़ी होती है। सरकार कहती है कि हम ऐसे श्रमिकों के साथ खड़े हैं जो काम पर जाते हैं, कभी बीमार पड़ जाएँ और उनको मज़दूरी ना मिले, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। तो सरकार कहती है कि ऐसे व्यक्तियों को हम इस परिस्थिति में ऐसे व्यक्तियों के साथ हैं। अच्छा ठीक है। फिर सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि हम इसमें ऐसे व्यक्तियों को लाभ देंगे, अगर ये कंडीशंस उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है? यकायक बीमारी की स्थिति में जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनको लाभ दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो सरकार कहती है कि हम ऐसे व्यक्तियों को जो श्रमिक हैं और विवाहित हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम 3000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो विवाहित की बात हो गई, तो क्या जो अविवाहित हैं उनके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी? वो श्रमिक हैं। सरकार कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। जो अविवाहित हैं वो निराश ना हों और वो भी जब बीमार पड़ेंगे या जब भी कभी काम पर नहीं जा पाएँगे, तो अपनी चिकित्सीय सहायता के लिए उनको 2000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो आप सोच सकते हो अगर आप अविवाहित हो तो हाँ, 1000 रुपए का घाटा हो सकता है। चलिए खैर ये तो मज़ाक की बातें थी। तो विवाहित को कितना रुपए दिया जाता है? 3000 ठीक है। अविवाहित को 2000 रुपए सहायता राशि। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, कि ये जो चिकित्सा सुविधा योजना है, चिकित्सा सुविधा योजना, ठीक है? चिकित्सा सुविधा ये जो योजना है इसको कौन चला रहा है? तो आपको याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा इनको। इसे उत्तर प्रदेश का श्रम विभाग संचालित कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग द्वारा संचालित है। ठीक है? हाँ, संचालित है। अच्छा, सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति था, ये इस योजना का लाभार्थी बनना चाहता है। तो सरकार कहती है ठीक है आप लाभार्थी बनना चाहते हो लेकिन आपको कुछ शर्तें हमारी माननी पड़ेंगी। हम तभी 3000 या 2000 रुपए दे पाएँगे। तो शर्तें क्या हैं? सबसे पहले इसे उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है? योजना के अंतर्गत योजना के अंतर्गत इसे
पंजीकृत होना चाहिए। यह योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को यह सहायता राशि मिलेगी। और तीसरी जो बात है, इसके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है? तो इन शर्तों का उसको पालन करना होगा, ये शर्तें उसे माननी होंगी, तब उसे इतनी रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा सकती है, वो भी सरकार के द्वारा। आप बात समझ पा रहे हो? तो चिकित्सा सुविधा योजना, ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है, आप इस पर ज़्यादा फोकस करें। ठीक? ये श्रम विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। अब नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में देखने से पहले आप जो उत्तर प्रदेश के कुछ आंकड़े हैं, आप उन पर ज़रा गौर करो। परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है? परिवार नियोजन कार्यक्रम, आप देखो। हालाँकि परिवार नियोजन कार्यक्रम में मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए एग्ज़ाम जो आयोग है। तो फिलहाल आपको कुछ जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं, ठीक है? जैसे एनएफएचएस, ये क्या है? ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी एनएफएचएस 5 के अभी आंकड़े जारी हुए हैं। अभी का मतलब 2020-21 में इसके आंकड़े जारी हुए थे। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें उत्तर प्रदेश के संबंध में कहा ये गया है, इसमें लिख लेना 2020-21 के आंकड़े हैं, ठीक है? हाँ, तो उत्तर प्रदेश के संबंध में कहा गया है कि यूपी की सकल प्रजनन दर, ये याद रखिएगा, ये कितनी है? 2.4। ठीक? सकल प्रजनन दर से मेरा सीधा-सा आशय है टोटल फर्टिलिटी रेट, टीएफआर। उत्तर प्रदेश की टीएफआर कितनी है? 2.4। और सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इसको 2 के आसपास लाना है, यानी 1.9 के आसपास लाना है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कई सारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं परिवार नियोजन से संबंधित। जैसे अ, उत्तर प्रदेश में परिवार जो नियोजन का कार्यक्रम था वो लगभग 1950 के दशक में ही शुरू हो गया था। जबकि भारत में अगर परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करोगे तो 1952 में इसको शुरू कर दिया गया था। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में जो परिवार नियोजन ब्यूरो है उसका भी गठन किया गया था वर्ष 1965 में। ठीक है? तो ख़ैर इतनी अंदर तक वो नहीं जाएगा आपका आयोग। आप जो ऊपर-ऊपर की बातें हैं आप उन पर ध्यान रखो। ये जो सकल प्रजनन दर है, अगर आपसे ये पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में अर्बन में कितना है, यानी उत्तर प्रदेश के शहरी भागों में सकल प्रजनन दर कितना है, तो आप बताओगे 1.9, ठीक है? और अगर आपसे पूछ ले कि रूरल में कितना है, तो आप बताओगे 2.5 और टोटल कितना है, तो आप बताओगे 2.4, ठीक है? इतनी ही बातें आप याद रखिएगा सिर्फ। बाकी आप परिवार नियोजन में ज़्यादा मत जाइए, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो योजनाओं में पंडित दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, चिकित्सा योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। सबसे पहली बात आपको ध्यान ये रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई इसकी 2022 में। ठीक? किसने करी? 2022 में जिसकी सरकार थी, हमारे योगी जी, योगी आदित्यनाथ ने। क्या है इसका लक्ष्य? क्यों शुरू करी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप जब भी लक्ष्य को ध्यान में लाओगे, तो सबसे पहले आप योजना में पहुँचो। योजना से ही आपको लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनके नाम से योजना है, ठीक? किसके लिए है? राज्य के कर्मचारी के लिए। क्या करेंगे? कैशलेस चिकित्सा करवा सकेंगे। बात समझ पाए आप? ठीक है? तो अब हम लिख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवक सरकारी सेवक, चूँकि राज्य कर्मचारी हैं ना, या फिर जो सरकार में थे अब वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। सेवानिवृत्त सेवक, ठीक है? या फिर सरकारी सेवक, सेवानिवृत्त और इनका परिवार। इन सबको कैशलेस चिकित्सा देना या कैशलेस चिकित्सा उपचार की सुविधा देना, ठीक है? उपचार की सुविधा देना। ये इसका टारगेट है, ये इसका लक्ष्य है। यहाँ तक बात समझ पाए? अब देखो इसमें एक खास बात क्या है, इसको आप नोट बना के याद रखो। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो सुविधा है, सपोज़ करो ये कोई कर्मचारी है राज्य का, बात समझना, और इसे कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जानी है। तो जब भी इसको चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी,
चिकित्सा उपलब्ध कराने से मेरा आशय है कि ये इलाज करवाएगा और चिकित्सा उपलब्ध इसको कहाँ करवाई जाएगी? अस्पताल में, ठीक है? और ये जो अस्पताल है, चिकित्सा इसको उपलब्ध करवाई जाएगी अस्पताल में और ये जो अस्पताल है, ये निजी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर नोट बना के आपको लिखना क्या है? लिखना ये है कि यह सुविधा आयुष्मान, ये बात याद रखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। तो अब बात समझ पा रहे हो? ये जो सुविधा है, ये जो कर्मचारी है, ये इलाज कहाँ करवाएगा? ये इलाज करवाएगा उन अस्पतालों में जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? तो वो जो अस्पताल हैं, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध हैं, वो अस्पताल चाहे निजी हों या सरकारी हों, हर एक अस्पताल में ये इलाज करवा सकता है। लेकिन अब शर्तें अलग-अलग हैं। आओ ज़रा इनको समझते हैं। सपोज़ करो ये लाभार्थी है, गौर करना, ये कौन है? ये है लाभार्थी और लाभार्थी कौन हो सकता है? वो सरकारी सेवक हो सकता है, ठीक है? चूँकि ये योजना ही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना। और ये लाभार्थी क्या हो सकता है? ये लाभार्थी हो सकता है सेवानिवृत्त सेवक, रिटायर्ड हो गया, सेवानिवृत्त सेवक हो सकता है। ये इसका परिवार भी हो सकता है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अब सपोज़ करो ये जो लाभार्थी था, ये पहुँचा निजी अस्पताल में, ठीक? सपोज़ करो ये कोई निजी अस्पताल है, ये है निजी अस्पताल। तो होगा क्या इस स्थिति में, जब भी ये कर्मचारी या इसका परिवार या फिर सेवानिवृत्त कोई कर्मचारी निजी अस्पताल में जाएगा, तो इसको एक सीमा वित्तीय सीमा निर्धारित की गई है, निजी अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ। यानी 5 लाख रुपए तक कैशलेस उपचार करा सकता है, उपचार होगा, ठीक? अच्छा, अब ये पहुँचा कर्मचारी सरकारी अस्पताल में, ये सपोज़ करो सरकारी अस्पताल है ना? आप सोच रहे होंगे सरकारी अस्पताल तिकोना कैसा है? तो निजी अस्पताल भी तो तिकोना मैंने बनाया है, ठीक है? तो चलिए खैर, लाभार्थी अब पहुँचा सरकारी अस्पताल में, अब यहाँ क्या होगा? यहाँ इसको एक अलग सुविधा दी जाती है। बिना किसी बिना किसी वित्तीय सीमा के बिना किसी वित्तीय सीमा के उपचार कराएगा उपचार कराएगा। तो ध्यान रखिएगा, सरकारी अस्पतालों में कोई वित्तीय सीमा का इसका उल्लेख नहीं है और यहाँ पर वित्तीय सीमा का उल्लेख है। ठीक है? कितना वित्तीय सीमा का उल्लेख है? 5 लाख रुपए। यहाँ तक बात समझ पाए? अब राज्य सरकार कहती है कि ठीक है, हमारे यहाँ का जो भी कर्मचारी होगा, चाहे वो सेवानिवृत्त हो, वर्तमान में कर्मचारी हो या फिर वो सेवानिवृत्त हो, ठीक है? उसका परिवार हो। जो भी कर्मचारी होगा, उसे हम 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराएँगे निजी अस्पतालों में। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि योजना का लाभ पाने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास राज्य स्वास्थ्य कार्ड होना ज़रूरी है, होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया ये राज्य स्वास्थ्य कार्ड कौन बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा, राज्य स्वास्थ्य कार्ड विभाग का अध्यक्ष बनाता है, विभाग का अध्यक्ष, इसका दायित्व होता है। तो ये जो राज्य स्वास्थ्य कार्ड है, हर एक कर्मचारी के पास होना चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और ये राज्य स्वास्थ्य कार्ड कौन बनाएगा? ये कर्मचारी जिस विभाग में होगा, उस विभाग के अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी है। ठीक है? तो इस योजना में आपको क्या पढ़ना है, क्या याद रखना है? सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? ये कथन में पूछ सकता है कि जैसे 4 कथन बना दिए, उसमें पहला कथन डाल दिया ये, ठीक है? और इसका उद्देश्य तो आपको पता ही होगा, ये तो याद करने की आवश्यकता है नहीं। साथ ही साथ ये भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने केवल समझाया है, आपको ये सेगमेंट याद करना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ, पूरा का पूरा इसको याद रखो। बाकी की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, ठीक है? अब देखो आगे,
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, या हम कहें ये केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये योजना चलाई जा रही है। एक प्रोग्राम है एनपीसीसी, उसको याद रखो। एनपीसीसी से क्या आशय है? एनपीसीसी से आशय है नेशनल प्रोग्राम फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर। ठीक, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर। ये कब से शुरू हुआ? 2016-17 से शुरू हुआ। बात समझना। और वर्तमान में यूपी के उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में ये चलाया जा रहा। ठीक है? ये 15 जनपद आप याद रखोगे। एनपीसीसी यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर 2016-17 से शुरू हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में चलाया जा रहा है? 15 जनपदों में। क्यों शुरू किया गया? ये जो पैलिएटिव केयर है, पैलिएटिव केयर क्यों? क्या आवश्यकता पड़ गई इसको? तो ध्यान रखो, दरअसल ये जो पैलिएटिव केयर है, कैंसर कंट्रोल के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करता है। तो आप लिख लो यहां से एक बार समझने के लिए, कैंसर कंट्रोल एंड हेल्थ केयर, कैंसर कंट्रोल एंड हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली कार्यक्रम, एल्डरली कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण घटक है। महत्वपूर्ण ये घटक है। ठीक है? कुल मिला के कैंसर कंट्रोल के लिए ये प्रोग्राम कार्य करता है। अब इसमें उत्तर प्रदेश की ये 15 जनपद हैं। तो आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में या किस जनपद में, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एनपीसीसी प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा? तो ऐसी स्थिति में आपसे ये आयोग उम्मीद करता है कि 15 जिले आपको पता हों। तो 15 जिले कौन-कौन से हैं? इसके लिए याद रखो आप, फाइनेंस मिनिस्टर शैलजा आरबीआई की गवर्नर बनी। आरबीआई की, क्या मैं लिख देता हूँ? हाँ, आरबीआई की गवर्नर बनी। फाइनेंस मिनिस्टर शैलजा। अब एफ से मतलब क्या है? एफ से आशय है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। एफ से आशय है फर्रुखाबाद। ठीक। एस से क्या आशय है? एस से आशय है सॉरी, एम से आशय है मेरठ। और एम से एक और आशय क्या है? मथुरा। तो ये मेरठ में भी चलाया जा रहा है प्रोग्राम, और मथुरा में भी। एस से क्या आशय है? सहारनपुर और सुल्तानपुर। ठीक है। फिर एल से मतलब क्या है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। और एल से आशय है आपका ललितपुर। बात समझ पा रहे हो? जे से क्या आशय है? जे फॉर होता है झांसी। हालांकि जे एच होता है, लेकिन आप जे याद रखो। और जे से मतलब क्या होता है? जे से मतलब होता है जालौर। ठीक है। ए से हो गया अलीगढ़। और ए से क्या हुआ? ए से एक और हो गया अयोध्या। अयोध्या और अलीगढ़। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ आरबीआई में। आर से आशय है मेरा रायबरेली। और बी से मेरा आशय है बहराइच। और आई से आशय है इटावा। अब जरा गिनो इनको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 15 जिले हैं। ठीक है, इनको एक रफ नजरिए से आप याद रखो। अगर इस तरह के क्वेश्चन बना दिए गए कि एनपीसीसी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के किस जिले में संचालित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये जिले पता होने चाहिए। और इसको याद करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, आप किसी भी तरह से इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, और फिर यहाँ से आप जिलों को 3-4 बार रिवाइज़ करो, इसके बाद ऑप्शन आपके अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो। अगली योजना है आपकी जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना। ठीक? इस योजना को पहले दरअसल कहा जाता था राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। इसे राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना कहा जाता था, के नाम से जाना जाता था। ठीक है? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। लेकिन हुआ क्या? 2005 में इसे कन्वर्ट कर दिया गया, और 2005 में इस योजना को शुरू किया गया, से शुरू हुई है योजना। और इस योजना को, यानी ये जो जननी सुरक्षा योजना है, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डाला गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसे सभी जनपदों में इसे सभी जनपदों में
संचालित किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा था। ठीक, बात समझो। जननी सुरक्षा योजना 2005 से शुरू हुई है और इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रखा गया है और सभी जनपदों में इसको संचालित किया जा रहा है। अब यहाँ से जो आपका महत्वपूर्ण सेगमेंट आता है, वो ये आता है कि जननी सुरक्षा योजना में जो माँ होती है, जच्चा और बच्चा होता है, तो माँ को कितनी धनराशि दी जाती है? यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये दौर आप याद रखिए। एक तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है वर्ष कब शुरू हुआ और इसके बाद ये जो पैकेज मैं लिख रहा हूँ, ये नकद सहायता राशि कितनी दी जाती है? नकद सहायता राशि कितनी दी जाती है? आओ ज़रा समझते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी दी जाती है और शहरी क्षेत्र में कितनी दी जाती है? ठीक, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ध्यान दो। हुँ, अब यहाँ से देखो आप, जो माँ को पैसा मिलता है, यानी माँ का पैकेज क्या होता है? माँ का पैकेज, जो माँ को पैसा मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में दिया जाता है ₹1400 और शहरी क्षेत्र में दिया जाता है ₹1000। ठीक? अच्छा, डिलीवरी के टाइम आपने नाम सुना होगा एक आशा बहू का, तो आशा का भी इसमें रोल होता है, ठीक है? तो आशा को भी पैकेज दिया जाता है, तो आशा का पैकेज क्या होता है? आशा का पैकेज, आशा योजना कब आई थी? इसका पूरा नाम क्या है? ये मैंने आपको योजनाओं के सेगमेंट में कराया है, ठीक है? तो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑब्जेक्टिव योजनाओं की जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, तो वहाँ आप देख सकते हो। ये सारी की सारी योजनाएँ मैंने पहले एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको करवा दी हैं और अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ डिटेल्ड वे में, ठीक है? तो आशा का पैकेज क्या होता है? ₹1400 माँ को मिला, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में ₹1000, जबकि आशा का पैकेज ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है ₹600 दिया जाता है और शहरी क्षेत्र के लिए दिया जाता है ₹400। ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? और भी कई सारी योजनाएँ ओह सॉरी और भी कई सारे लाभ दिए जाते हैं जननी सुरक्षा योजना में माँ को। जैसे प्रसव के 42 दिनों तक माँ की पूरी देखभाल होती है, टीका लगाना या फिर स्वास्थ्य जाँच करना। यहाँ तक कि शिशु जो होता है ना, उसको भी कई सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। 1 साल तक शिशु की पूरी देखभाल होती है, उसको टीका लगाना, उसकी जाँच करना, उसे पोषण अच्छा मिले, उसकी देख-रेख करना। तो और भी कई सारी बातें होती हैं, लेकिन आप इन सब बातों को याद मत रखिए। आपके लिए केवल एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो ये है। 2005 में शुरू हुई और ये पैकेज, ठीक? इसके अलावा कुछ नहीं। अब आगे बढ़ो। जननी एक और याद रखो योजना है जननी शिशु सुरक्षा योजना, सुरक्षा योजना। अभी मैंने क्या देखा जननी सुरक्षा योजना, अब इसमें नया शब्द जुड़ गया, शिशु सुरक्षा योजना, ठीक? इस योजना को कब शुरू किया गया आपको केवल इतना ध्यान रखना है। ये योजना शुरू करी गई थी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अगस्त 2011 से और इसमें कई सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। जैसे मैं 1-2 सुविधाएँ आपके लिए लिख के दे रहा हूँ, याद आप मत करिएगा। जैसे इसमें कैशलेस डिलीवरी सेवा दी जाती है, ठीक है? कैशलेस डिलीवरी सेवा हो गई। जैसे मुफ्त में औषधियाँ दी जाती हैं, जाँच की जाती है शरीर की। 7 दिनों तक मुफ्त आहार मिलता है इस योजना में, 7 डेज़ तक। और जब भी मान लीजिए कोई अस्पताल है, अस्पताल से इनको घर आना है माँ को, जच्चा-बच्चा के साथ, तो ये अस्पताल है, ये है घर, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक जो मुफ्त परिवहन है, वो भी उपलब्ध कराया जाता है। तो कई सारी इस योजना में सहायता मिलती है या कई सारी इस योजना में सुविधाएँ दी जाती हैं माँ को। तो यहाँ से आपको केवल एक बात याद रखनी है, 2011 बस और कुछ नहीं। चूँकि इस तरह की योजनाएँ आपको मैच कराने के लिए आ जाती हैं, इधर योजनाएँ देगा, इधर वर्ड्स देगा, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने अगले अभियान में। अगला जो आपका योजना है या आपको अभियान है, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षित प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। कब शुरू हुआ? 2016-17 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओ ये किसने शुरू किया है? कौन-सा मंत्रालय है? तो आप बताओगे इस अभियान को जो है वो शुरू किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। बात समझ पाए? अच्छा ठीक है।
क्या होता है इसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में होता क्या है? आओ जरा इसको समझ लेते हैं। दरअसल ये जो योजना शुरू करी गई है, ये जो अभियान शुरू किया गया है, वो एक प्रतीक के तौर पर अभियान शुरू किया गया है। प्रतीक किसका है? जैसे जो महिलाएँ होती हैं, उनका जो गर्भावस्था काल होता है, ध्यान देना, उनका जो गर्भावस्था काल होता है, वो होता है 9 माह का। तो ये अभियान आपसे कहता है कि ये जो 9 माह है, ये प्रतीक है, अर्थात माह की, महीने की प्रत्येक 9 तारीख ये महिलाओं को समर्पित है। बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक आप? अच्छा, महिलाओं को समर्पित है प्रत्येक महीने की 9 तारीख को। और कौन-सी महिलाओं को? ये चूँकि गर्भावस्था की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर गर्भवती महिलाओं को। ठीक है? बात समझ पा रहे हो आप? तो चूँकि महिलाओं का गर्भावस्था काल 9 महीने का होता है, इसलिए माह की प्रत्येक जो 9 तारीख होती है, वो गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित होती है। अच्छा ठीक है, समर्पित होती है, तो इसमें होगा क्या? इसमें होता ये है कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को, ध्यान देना, प्रत्येक महीने की 9 तारीख को ब्लॉक स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में इस अभियान को चलाया जाता है। अभियान को चलाया जाता है। ठीक है? अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि ये 9 तारीख ही क्यों चुनी गई, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि 9 तारीख किसका प्रतीक है? हाँ, बात समझ पाए आप हमारी? ठीक है? तो कुल मिला के यही मेरा मतलब था समझाने का। तो इस योजना को, ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, इसे एक नाम और दिया जाता है। इसे कहा जाता है आई प्लीज़ फॉर 9 स्कीम। ये इस योजना का अन्य नाम है। ठीक है? तो इसमें आपको याद क्या रखना है कि ये जो 9 तारीख है, किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये जो 9 तारीख है, ये किसका प्रतीक है और इसमें क्या होता है? ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में इस अभियान को चलाया जाता है। कौन-सी तारीख को चलाया जाता है? बस इतना याद रखना है आपको। आपसे पूछा जाए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को हर महीने की किस तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है? तो ध्यान रहेगा, हाँ, 9 तारीख। चूँकि यहाँ बात मातृत्व की आ गई है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये बात कर रहा है गर्भावस्था महिलाओं की, यानी कि 9 महीने की और 9 तारीख की। ठीक? नेक्स्ट देखो अब आगे। दरअसल अगर हम इसी योजना की बात करें ना, तो मैं बताऊँ तो आपको बहुत सारी बातें और बता सकता हूँ। जैसे इस योजना में 2017 में एक नई सुविधा शुरू करी गई थी। अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी महिलाओं को प्रदान की गई थी। तो वो सारी बातें आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है? तो आप उनको छोड़ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये योजना जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसे कब लॉन्च किया गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तो ध्यान रखिएगा, इसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, स्वास्थ्य मिशन के तहत फरवरी 2013 में लॉन्च किया गया, में लॉन्च किया गया। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो इस योजना को कब लॉन्च किया गया? फरवरी 2013 में। क्या उद्देश्य है? क्यों लॉन्च किया गया इसे? तो यहाँ से समझो, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि जो बालक हैं, जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चे, उनके उन बच्चों के जन्म के समय जो दोष होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं, उनकी जाँच करना और उनका इलाज करना, उनका प्रबंध करना, यही उद्देश्य है। वही इस कार्यक्रम को पढ़ो, इस कार्यक्रम के पढ़ने से ही आपको समझ में आ रहा होगा। बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी जो बालक हैं, उनके स्वास्थ्य को संवर्धित करना ही इसका उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य हो सकता है? जन्म से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में अ, जन्म से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों में जो विकार होते हैं, जैसे दोष, ठीक है? जैसे कुछ कमियाँ हो जाना, विटामिन ए की कमी हो जाना, है ना? आयरन की कमी हो जाना, कोई बीमारी लग गई है, तो इनकी जाँच करना, ठीक है? और उनका प्रबंध करना, ये इसका उद्देश्य है। अब एक बात समझो, इस कार्यक्रम के तहत कौन-सी आयु के बालक होंगे और उनकी जाँच कौन करेगा? जैसे किस आयु वर्ग के बालक हैं
और उनकी जांच में कौन कार्यकर्ता आ रहा है? जांच कार्यकर्ता, ठीक है? यहां से समझो। मैंने कहा जन्म से लेकर 18 वर्ष तक। तो जन्म के समय जैसे इनका जन्म होगा इन बच्चों का, तो जन्म के समय इनके स्वास्थ्य की जांच कौन करता है? वो करता है आशा। आशा के द्वारा जांच होगी, ठीक है? दूसरी बात, दूसरी कंडीशन, जैसे ही बच्चा 6 सप्ताह से 6 साल का होगा, इस दरमियान इनके स्वास्थ्य की जांच कौन करेगा? तो ये जांच कार्यकर्ता कौन होते हैं? आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है? आंगनबाड़ी केंद्र। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है? अब बच्चा 6 साल का हो चुका, अब बच्चा जाएगा 18 साल तक। तो 6 साल से लेकर 18 साल तक में कौन जांच करता है? तो आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में जब आप पढ़ रहे होंगे, तो स्कूलों में कई बार डॉक्टरों की टीम आती थी। तो उसे कहा जाता है मोबाइल ब्लॉक स्वास्थ्य टीम। यानी कि इनकी जो जांच होगी वो स्कूलों में या अन्य कई जगह मोबाइल ब्लॉक स्वास्थ्य टीम के द्वारा होती है। तो इस टीम में कौन-कौन होता है? दरअसल इस टीम में होते हैं 2 डॉक्टर, इस टीम में होता है एएनएम और फार्मासिस्ट। इनकी एक टीम होती है और वो फिर इनकी जाँच करते हैं। तो कुल मिला के जन्म के समय जाँच कौन करेगा आपकी? आशा। देखो ये चीज़ें रटने वाली नहीं होती हैं। जब आप व्यावहारिक रूप से गाँव में विचरण करते होगे तो ये सारी चीज़ें आप देखते होगे। मैं ये लिख रहा हूँ तो आपका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ें आप रटो। जब आपके सामने समक्ष ऑप्शन इस तरह के आते हैं तो वहाँ ऑटोमेटिक दिमाग लग जाता है। बच्चा पैदा हुआ, अब मुझे बताओ इसकी जाँच कौन करेगा? अरे! छोटे बच्चों के लिए कौन बनाया गया है? कौन-सी संस्था बनाई गई है? आशा। बात 6 साल 6 सप्ताह से 6 साल का हुआ। तो आपने देखा है आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं आपकी प्राइमरी के आस-पास। प्राइमरी स्कूलों में ही कई बार एक एक कमरा निर्धारित कर दिया जाता है आंगनवाड़ी केंद्र के लिए। तो वहाँ पर कौन से बच्चे जा रहे होंगे? छोटे-छोटे बच्चे जो जन्म से ऊपर उठ चुके हैं थोड़ा-सा। 6 सप्ताह से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र की जाँच करेंगे। इसके आगे जब वो बच्चा बढ़ जाएगा तो फिर मोबाइल ब्लॉक स्वास्थ्य टीमें आएँगी। ठीक है? तो सब कुछ इसमें नहीं रटना होता है। बहुत सी चीज़ें समझने वाली होती हैं। अब देखो नेक्स्ट, एक प्रोग्राम और है जो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय डी-वॉर्मिंग राष्ट्रीय डी-वॉर्मिंग डे, कृमि मुक्त कार्यक्रम, कृमि मुक्त कार्यक्रम, ठीक है? कृमि मुक्त कार्यक्रम। दरअसल इसमें होता क्या है, इस कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में ये एज ग्रुप याद रखो, प्रदेश में 1 से 9 वर्ष तक के समस्त बच्चों को वर्ष में 2 बार फरवरी, ये 2 बार कौन से महीने हैं? फरवरी। और कौन-सा महीना है? और है अगस्त। वर्ष में 2 बार फरवरी और अगस्त में अल्बेंडाजॉल अल्बेंडाजॉल। ये गोलियाँ होती हैं, आपने खाई होंगी यदि आपको पता होगा बचपन में पेट में कीड़े पड़ जाते थे, है ना? तो अल्बेंडाजॉल गोलियाँ खाते थे, अल्बेंडाजॉल 400। तो अगस्त में और फरवरी में अल्बेंडाजॉल 400 एमजी की गोली प्रदान की जाती है। गोली दिए जाने का प्रावधान है, दिए जाने का प्रावधान है, ठीक है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में ये चलाई जा रही है, कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें आपसे केवल इतना याद रखो, ये कितने वर्ष तक को टारगेट करता है? 1 से लेकर 19 वर्ष तक बच्चों को, ठीक है? और इसमें कौन से महीनों में ये गोलियाँ दी जाती हैं? फरवरी और अगस्त में। एल्बेंडाज़ोल 400 ये कृमि मुक्त कार्यक्रम है, जो एक डिज़ीज़ होती है, जैसे आपने सुना होगा पेट में कीड़े पड़ जाना, है ना? तो उसके लिए कार्यक्रम है ये। अच्छा, एक और कार्यक्रम याद रखो उत्तर प्रदेश सरकार ने, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह। बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह, ठीक? बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह, ये कब होता है? दरअसल ये वर्ष में 2 बार होता है। कौन-कौन से महीने में? जून में एक तो और दूसरा दिसंबर में। तो ये वर्ष में 2 बार यानी जून और दिसंबर में 9 माह से 5 साल तक, ये आप याद रखो रेंज। 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की गोली दी जाती है। विटामिन ए की गोली दी जाती है। अब मुझे बताओ विटामिन ए की गोली क्यों दी जाएगी? हो सकता है रतौंधी के जो लक्षण होते हैं उनसे लड़ने के लिए, ठीक है? तो बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह, इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है रतौंधी से
या रतौंधी के रोगाणुओं रतौंधी के रोगाणुओं से रतौंधी के रोगाणुओं से लड़ने में क्षमता का विकास करना क्षमता का विकास करना, ठीक है? ये इसका टारगेट है। तो बाल स्वास्थ्य एवं पोषण माह में आपको कितनी बातें याद रखनी हैं? बस 2-3 बातें। सबसे पहले ये जून और दिसंबर में इसमें 9 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की गोलियाँ दी जाती हैं ताकि वो रतौंधी के रोगाणुओं से लड़ सकें। ठीक है यहाँ तक? क्लियर हुई बात? अच्छा, अब एक और देखो, मिशन परिवार विकास। मिशन परिवार विकास। इस योजना को आप याद रखोगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आप मुझे बताइए अच्छा इसमें होता क्या है? इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो आप ऐसे समझो कि उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश में ऐसे जिले जहाँ की प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है, ऐसे 57 जिलों को चिन्हित किया गया। ठीक? बात समझना? और यहीं पर ये योजना शुरू की गई। ऐसे 57 जिलों को चिन्हित किया गया और यहीं पर ये योजना शुरू हो गई या शुरू करी गई। फिर से समझो, उत्तर प्रदेश में ऐसे जिले इस योजना के तहत चिन्हित किए गए हैं, जहाँ की प्रजनन दर सबसे ज़्यादा है और वो जिले 57 हैं। टोटल आपसे जिले पूछ सकता है कि मिशन परिवार विकास के तहत कितने जिलों को चिन्हित किया गया था? तो आपको ये बात याद रखनी है, 57 जिलों को चिन्हित किया गया था, ठीक है? अच्छा होगा क्या इसमें? तो इसके तहत होता क्या है, मिशन परिवार विकास के तहत कई सारी प्रोत्साहन परक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। कई सारी प्रोत्साहन परक योजनाएँ चलाई जा रही हैं। बात समझना ध्यान से। जैसे सबसे पहली मैं योजना बताऊँ, नई पहल। हालाँकि ये योजनाएँ आपसे पूछी नहीं जाएँगी, केवल नई पहल की संभावना है कि आपसे पूछी जाए। और जैसे सास-बहू सम्मेलन, है ना? सास-बहू सम्मेलन का भी आयोजन कराया जाता है। जैसे सारथी सम्मेलन का भी आयोजन कराया जाता है। तो ये जो मिशन परिवार विकास है, मिशन परिवार विकास का ये लक्ष्य निर्धारित किया गया कि ये जो जनपद हैं 57, इन जनपदों में जो प्रजनन दर है, उसमें कमी लाते हुए राज्य की प्रजनन दर 2025 तक 2.1 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसमें। और ये जो नई पहल योजना है, इस नई पहल में होता क्या है, इसमें जो नवविवाहित दाम्पत्य होते हैं, जैसे सपोज़ करो किसी का विवाह अभी हुआ है, मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़की है, ठीक है? ऐसे बना देता हूँ मैं। होगा क्या कि नई पहल के तहत आशा जो बहुएँ होती हैं, वो इन परिवार जोड़ों को नियोजन किट प्रदान करती हैं। नियोजन किट, उसमें कई सारे परिवार नियोजन संबंधी सामग्रियाँ होती हैं, बाकी सारे आप लोग जानते ही हैं। तो नियोजन किट प्रदान की जाती है नई पहल के तहत। कौन करता है? आशा बहुएँ, ठीक है? आशा कार्यकर्ता। मिशन परिवार विकास में आपको क्या बातें याद रखनी है? केवल ये बात याद रखो आप, मिशन परिवार विकास उत्तर प्रदेश के उन जिलों में चलाई जा रही है जहाँ प्रजनन दर अधिक है और कितने जिलों में? ये बात याद रखो, 57 ठीक? बात क्लियर है? हाँ, अब आगे देखो, एक योजना है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही, जिसका नाम है मुखबिर योजना। मुखबिर क्या लिखा है? मुखबिर योजना, ठीक है? ये मुखबिर योजना क्या है? आओ ज़रा इसमें 2-3 बातें समझ लेते हैं। जैसे सपोज़ करो, ये कोई परिवार है, बात समझना। अब ये जो महिला थी, मान लीजिए ये गर्भवती हो गई, तो अब ये जाएँगे अस्पताल। ये अस्पताल पहुँचे, इस परिवार को ये परिवार है मान लीजिए रूढ़िवादी, इसको पुत्र की चाह बहुत है। ये कहता है कि पुत्री नहीं चाहिए, ना, हटाओ इसको, यही चाहिए मुझे। तो ये गए परिवार वाले अस्पताल में। अस्पताल में इन्होंने कराया अल्ट्रासाउंड, ठीक है? इन्होंने कराया अल्ट्रासाउंड। अब इनको पता चला यार ये तो इसके तो गर्भ में अ, पुत्री है। तो फिर ये परिवार क्या करेगा, इस पुत्री को मारने का प्रयास करेगा। और इससे होता क्या है राज्य में? इससे होता राज्य में ये है कि जब पुत्रियाँ मार दी जाती हैं गर्भ में, तो उससे लिंगानुपात में बहुत बड़ी गिरावट आती है। अब ऐसी स्थिति में राज्य की स्थिति भी खराब होती है ना? राज्य का नाम खराब होता है कि बताइए, केवल बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं ही नहीं। तो राज्य में लिंगानुपात एक समान रहे, इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया, मुखबिर योजना। मुखबिर योजना क्या करती है?
मुखबिर योजना में दरअसल कुछ एनजीओ होते हैं या हम कह लें एक संस्था होती है या कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, जो गुप्त जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। अस्पतालों के आस-पास भटकते रहते हैं। अस्पतालों के लोगों से या अस्पतालों के डॉक्टर से संपर्क करते हैं। उनको जैसे ही पता चलता है कि अच्छा इस अस्पताल में ये डॉक्टर और ये परिवारजन मिल के ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, तो वो तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दे देता है, पुलिस को दे देता है। पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। अब कोई भी व्यक्ति सपोज़ करो ये मुखबिर है, वो अपनी जान पे खेल के ये सारी जानकारियाँ प्रशासन तक पहुँचाएगा कि यहाँ पर अनैतिक काम चल रहा है, कुत्तियों को मारा जा रहा है गर्भ में। तो इसकी तो जान को खतरा है। तो सरकार कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी कुछ राशि प्रदान करूँगा। तो इसको भी 2 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं। तो मुखबिर योजना का आशय आप समझ पा रहे हो? मुखबिर योजना का आशय सीधा-सा ये है कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बस और कुछ नहीं। तो केवल आप इतनी ही बात लिखो। मुखबिर योजना का लक्ष्य क्या है? आपसे यही पूछा जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। बात समझ पा रहे हो? इसकी शुरुआत कब हुई? 3 बातें याद रखनी हैं। इसकी शुरुआत कब हुई? 2017 जून में। जून 2017 में इसको शुरू किया गया। 24 जून 2017 को इसको शुरू किया गया था और इसमें प्रोत्साहन राशि कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए। ये 3 बातें हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी, बाकी मतलब नहीं है। ठीक है? हाँ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो, देखो उत्तर प्रदेश शबरी संकल्प योजना, संकल्प योजना। उत्तर प्रदेश शबरी संकल्प योजना। चलो भाई इसमें देख लेते हैं। क्या है उद्देश्य शबरी संकल्प योजना का? देखो, इस योजना का जो टारगेट है, वो है कुपोषण को मिटाना। कुपोषण को मिटाना, ठीक है? कुपोषण को मिटाना। अब प्रश्न ये आता है किसका कुपोषण? किसके कुपोषण को मिटाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, गरीब गर्भवती महिलाओं का। गरीब गर्भवती महिलाओं का कुपोषण मिटाना। यानी ऐसी महिलाएँ जो मज़दूरी करती हैं, गर्भावस्था के दौरान ऐसी महिलाएँ अ, अब आप मैं कैसे समझाऊँ? देखो, सपोज़ करो ये कोई महिला है, ठीक? समझने का प्रयास करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। ये गरीब महिला है और ये मज़दूरी करती है। अब अगर ये गर्भावस्था काल में आ जाएगी, सपोज़ करो इसने गर्भ धारण कर लिया और गर्भावस्था काल में ये आ गई, तो इसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ती है। इसको चाहिए अतिरिक्त पोषण, ठीक है? अब अतिरिक्त पोषण चाहिए, तो गर्भावस्था काल में ये काम पर तो जा नहीं पाएगी, तो अब पैसा भी नहीं आएगा। तो सरकार इसके साथ खड़ी होती है। सरकार कहती है कोई बात नहीं, मैं हूँ। तो गर्भावस्था काल में इसको 6 महीने तक ₹500 की सहायता राशि दी जाती है। लेकिन एक शर्त है, सरकार कहती है कि हम उन्हीं महिलाओं को लाभान्वित करेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी कार्यालय में होगा। यानी कि ऐसी महिलाएँ जो पंजीकृत हों आंगनवाड़ी कार्यालय में, आंगनवाड़ी में पंजीकृत हों, उन्हें 6 महीने तक ₹500 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। किस काल में? गर्भावस्था काल में। बात समझ पाए आप यहाँ तक? अब यहाँ उत्तर प्रदेश सबरी संकल्प योजना, यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? ये किससे संबंधित है? कुपोषण से। कब शुरू की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में सबसे पहले 2017 से शुरू की गई थी। शुरू की गई। आपको ये 3 बातें याद रखनी है। कब से शुरू की गई? क्या संबंध है इसका? ठीक है? बाकी यहाँ मैंने जो अनुदान राशि बताई है, वो आप याद करना चाहो याद करो। ठीक? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो शबरी है, शबरी, इसका पूरा नाम मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने बताया आपको, ये जो हमारी योजनाओं की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उत्तर प्रदेश की समस्त योजनाओं को मैंने डिस्कस किया है वहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, प्रैक्टिस करवाई है आपकी, वहाँ मैंने इसको बताया है। तो आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। हालाँकि इस योजना को मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। इस योजना को मैं केंद्र वाली योजनाओं में डिस्कस करूँगा, ठीक है? अब ज़रा उत्तर प्रदेश के बजट को देख लेते हैं। चिकित्सा विभाग या चिकित्सा में उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024-25 में कितना रुपया इन्वेस्ट किया है? तो उत्तर प्रदेश की बजट की एक झलक देखो अब यहाँ। बजट 2024-25 में चिकित्सा विभाग में कितना रुपया इन्वेस्ट किया गया है या चिकित्सा के ऊपर कितना रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है? और भी कई सारे फैक्ट्स बनते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सबसे पहले, पहला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश ने कितना रुपया आवंटित किया है? तो 7350 करोड़ रुपए।
आप समझ पाए? 7350 करोड़। दूसरी बात, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन, या हम कहें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, इसमें कितना रुपया इन्वेस्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार? इसमें इन्वेस्ट कर रहा है 952 करोड़ रुपए। अच्छा, ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसमें क्या आता है? जैसे अ, इसमें क्या आता है, जैसे मैं बात करूँ आपसे, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर वेलनेस सेंटर को स्थापित करना, ठीक है? स्थापित करना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। जैसे हम बात करें, दूसरा पॉइंट, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैं बात करूँ, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना करना, हेल्थ लैब की स्थापना करना, ठीक है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इनका इनका विकास किया जाएगा। और भी कई सारे संसाधनों का विकास किया जाएगा। तो इन संसाधनों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं 2024-25 में? 952 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत। अब देखो, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में कितना रुपया दिया है? 300 करोड़ रुपए। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार की हैं और करंट से संबंधित हैं। एक तो योजनाओं से संबंधित ये सेगमेंट हो गया और दूसरा ये करंट से है, और दोनों ही आपके एग्ज़ाम में आने हैं। योजनाओं वाला पोर्शन तो आना ही है, इसलिए याद रखो। और करंट के जो टॉपिक्स आने हैं जो भी, उसमें जब आप सबसे नीचे पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश समसामयिकी, है ना? घटनाक्रम। तो ये उत्तर प्रदेश समसामयिकी में भी आता है, ठीक है? और देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसके लिए कितना रुपया आवंटित किया है? तो 322 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2024-25 में। अच्छा, ठीक है। एक योजना अभी मैंने लिखी थी, पंडित दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना चिकित्सा योजना। इस योजना के तहत कितना रुपया उत्तर प्रदेश सरकार ने आवंटित किया है? तो आप क्या बताओगे? 150 करोड़ रुपए, 150, 150 करोड़ रुपए, ठीक है? अब कुछ बातें कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश के फैक्ट में। ये बातें भी आपको याद रखनी है चिकित्सा से संबंधित। मैं अगर कहूँ कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज कितने हैं? तो आप बताओगे 65। इसमें से ये जो 35 हैं, ये राज्य सरकार के हैं, और बचे कितने? 30, 30 ही बचे, ये हैं निजी क्षेत्र के, ठीक है? 35 राज्य सरकार के हैं और 30 निजी क्षेत्र के हैं। तो अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं, तो आप बताओगे 65। आप देखो, उत्तर प्रदेश में, हालाँकि ये डेटा पुराना है, लेकिन इसके बाद डेटा आया नहीं है, तो आप यही डेटा याद रखिए, अभी हाल-फिलहाल में। उत्तर प्रदेश में 2014 में मात्र मृत्यु दर कितनी थी? 285 प्रति लाख आबादी में। 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब ज़रा बात करो 2022 में उत्तर प्रदेश में मात्र मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो आप बताओगे 167 प्रति लाख, ठीक? 167 प्रति लाख। अच्छा, 2014 में अगर मैं बात करूँ, 2014 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो आप बताओगे 48 प्रति हज़ार। और मैं आपसे पूछूं कि 2020 में शिशु मृत्यु दर कितनी है? ये यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, 38 प्रति हज़ार, ठीक है? तो ये कुछ तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। अभी इनके बाद आंकड़ा आया नहीं है, तो आप यही याद रखोगे, ठीक है? क्लियर है बात? तो ये हमारी उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य से संबंधित कुछ योजनाएँ थी, जो आपको एज़ इट इज़ याद रखनी है, ठीक है? तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।